बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मौसम में थोड़ा सा मेहरबान हुआ। वो जो गर्मी की शिद्दत वाली शिद्दत थी, कुछ कमी उसमें आई है। ऑल्दो वो जो हम देखते हैं बारिश के बाद, आंधी के बाद मौसम में एक बड़ी तब्दीली आती है, वो नहीं है। जून का महीना है और प्रेडिक्शन यही की जा रही थी बारहा कि अगर बारिशें हो भी जाती हैं तो मौसम में कुछ वाज़ेह तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन रात के लिए बड़ा खूबसूरत मौसम था, हवा भी चल रही थी और बड़ा खुनकी का वो ठंडा सा एहसास हो रहा था। इसके साथ साथ अगेन वही इशू जो सबको फेस करना पड़ता है कि जब आंधी इतनी तेज़ थी, उसके बाद तकरीबन हमारी लाइट भी जाके 10:30 बजे के करीब आई है। सो ये चीज़ें आपको भुगतनी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी के बाद जब थोड़ा सा आपको ऐसा मौसम मिलता है, क्योंकि आप जितना मर्जी एयर कंडीशन रूम में बैठ जाएं, जितना मर्जी आप अपना एनवायरनमेंट अच्छा कर लें, ये जो कुदरती मौसम है ना, इसके साथ तो कुछ नहीं मिलता। एक एक कमेंट मौसम पे लेंगे अपने रिपोर्टर से, फिर चलेंगे आज की टॉप स्टोरी की तरफ। आमिर रजा खान साहब और हसन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे देखते हैं मौसम की ये जो कल थोड़ी सी तब्दीली, जिस तरह से आपने उसकी पिक्चराइजेशन की है कि उसको तस्वीरी उसका जो खाका दिखाया है वो बड़ा खूबसूरत है। लेकिन मैंने तो तस्वीरें भी कल उतार ली। जब आंधी आई है तो मैं जरा डर गया था। अच्छा। एक तो वो खुशाब में एक वाकया पेश आ गया बिजली गिरने का, दो मतलब बाप और दो बेटे वो जो है वो से की जान चली गई। कोई 8 लोग जो है वो दीवार गिरने से जख्मी हो गए। इस तरह के वाकया जो बेरा में शिद्दत से। अच्छा, ये वाकया क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहे थे तो मैं सच्ची बात है डर गया कि अब लाहौर में भी आंधी आएगी। लाहौर में वो उस नवीयत की आंधी नहीं आई और शुक्र है अल्लाह ताला का। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं कल रात को ईशा की नमाज के लिए निकल रहा था तो अंदर वाले मौसम से बाहर वाला मौसम का टेम्परेचर मेरा ख्याल है कि 10-12 डिग्री का फर्क हुआ। ऐसे ही। और जैसी अच्छी हवा थी और मस्जिद में भी उन्होंने पंखे बंद किए हुए थे कि हवा वो क्रॉस कर रही थी तो मजा आया। मौसम बदला, जरा नमी आ गई है, कुछ पौधों में जान आ जाएगी इस बारिश से, कुछ नमी आ जाएगी तो वो जो हमारे परिंदे जो हम अक्सर कहते हैं कि पानी रखा करें परिंद के लिए, उनको भी जरा सांस आया होगा। अच्छा, वो जो इतनी शिद्दत वाली गर्मी सुबह भी उठ के महसूस होती थी, आज कदरे बेहतर मौसम है कि ये बारिश होने से और आंधी चलने से, हवा चलने से ये है कि गर्द आलूद तो बहुत थी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जाहिर बात है इतने अरसे से बारिश नहीं हुई तो गर्द आलूद तो होनी थी। लेकिन उससे टेम्परेचर में बहुत कमी आई। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो जाहिर है हमारी गाड़ी में एसी तो है नहीं, तो वो जब आना होता है तो शीशे खोल के ही आना होता है। तो उसमें यह है कि कम अज़ कम आज उस तरह की गर्मी नहीं थी जो रोज़ाना हमें मुझे आते हुए ख़ास तौर पे जो फेस करनी पड़ती है। मौसम बहुत अच्छा है, रात बहुत अच्छा रहा। रात बच्चों ने फ़ौरन कहा कि जी आज मौसम अच्छा है तो आइसक्रीम खाने चले। वो फिर ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें होनी भी चाहिए। और ये गाड़ी में इंजन है वैसे वो तो जाहिर है आमिर भाई गाड़ी अच्छा, मैं शायद वो पैडल वाली ना हो, बचपन में होती थी एक पैडल वाली। वो बारिश में काम आएगी, जब बारिश होनी है, इतना पानी होना है, तब मेरे ख्याल से वही गाड़ी काम आनी है। हसन, वो भी हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ दफ्तर के बाहर जितना पानी होता है ना, आप यकीन माने यहाँ आते भी खौफ आ रहा होता है। खैर, आई विश कि इज़्ज़ा ना हो, लेकिन ये बहुत साल से ये चीजें चल रही हैं। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। शहर में 10 वाटर स्टोरेज टैंक बनेंगे। बड़ी खबर ये लाहौरियों के लिए क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, हम पानी को किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह क्या है, पानी स्टोर करना वक्त की कितनी ज़रूरत है। आमिर भाई, मैं तो इसको खैर अच्छी खबर नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसे म्यूजिक का हेज प्लान लेके आती है। यानी आपको लग रहा है पैसे खाने का प्लान है? नहीं, पैसे खाने का नहीं, ये खराब करने का प्लान है। जरूरत है आमिर भाई, आपको क्यों नहीं लग रहा? किसने कह दिया? देखें, हमें सीखना चाहिए था मोहनजोदारो से, हड़प्पा से हमें सीखना चाहिए। देखें, बात समझें आप, बहुत दूर ले गए हमें। आज से 2000 साल पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा वालों ने बताया कि पानी का निकास कैसे करना है और उसको स्टोर कैसे करना है। उन्होंने बताया, उनकी आज भी नालियां और उनकी आज भी चीजें मौजूद हैं। उसके बाद अंग्रेज आया, मुगल आए, सुल्तान पीरियड आया, मुगल आए। मुगलों ने भी बारिशी पानी को महफूज करने के लिए अंदरूनी शहर के इर्द गिर्द एक नहर और एक नाला बनाया, बिल्कुल, ताकि बारिशी पानी नाले में जाए, दरियाई पानी नहर में आए, वो सारे शहर को खराब करे। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी यही सिस्टम जो है, और अंग्रेजों से कुछ पहले महाराजा रंजीत सिंह साहब आए, उन्होंने भी ये सिस्टम बनाया, नालियां बनाई, नाले बनाए। अंग्रेज आया, उसने भी यही बनाए। जो आज आप देख रहे हैं कैंट ड्रेन, सिटी ड्रेन, ये सारे ड्रेन जो हैं ये अंग्रेज दौर के बने हुए हैं और इनके अंदर बारिशी पानी जाना था। इनके अंदर हमारा सेवरेज का पानी नहीं जाना था, उसका सिस्टम अलग से बनना था।
अब होगा क्या, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पहले बनाए हैं, एक बागे जना में बनाया, एक शायद टाउनशिप में हसन बनाया था। ये टाउनशिप में अच्छा, इसका होगा क्या, इसमें आप बारिशी पानी स्टोरेज करेंगे और कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा कि इसके नीचे पानी कम और सिल्ट ज्यादा है, यानी वो गंदगी, वो मिट्टी, वो गर्दो गुबार जो इस पानी के साथ इस पानी के अंदर शामिल होगा वो जाएगा, चाहे आप जितना मर्जी फिल्टर कर ले, आप पानी को कितना फिल्टर किया, आप फिल्ट्रेशन प्लांट फिल्टर लगाए हुए हैं इन्होंने, फिल्ट्रेशन प्लांट तो नहीं लगाएंगे ना, फिल्ट्रेशन प्लांट ही लगाया हुआ है इन्होंने। नहीं, वो कोई फिल्ट्रेशन मैंने यहाँ देखा है, मैंने ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट वाला है ना, इसको मैंने खुद देखा। आपके जो साफ पीने के पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट है, जरा जाकर उनके फिल्टर चेक कर लीजिए। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना, अब आमिर भाई बात कर रहे हैं, आमिर भाई इसका इस्तेमाल ये दोबारा से ये जो PHA वाले हैं ये इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे बेहतर नहीं था कि हम इन्हीं सेवरेज नालों को जो है इनको बारिशी पानी के लिए महसूस करते, पैसा भी कम लगता, आपके लेकिन पास अब हो नहीं सकता ना, कैसे हो सकता, आप सेवरेज सिस्टम बना लेना, सेवरेज का अलग से सिस्टम बना ले, इतने ही पैसे लगेंगे मेरा ख्याल है, जितने ये 6 अरब 66 करोड़ रुपए लगा। सेवरेज सिस्टम तो आपको पता है यहाँ पे कितना बहुत सीधा और कितना ना सीधा है, उसको ठीक करने की बजाय आपने ये किया कि हर एक सोसाइटी से कहा कि पाइप निकालो और नाले में डाल दो, ये किया ना हमने। बिल्कुल। तो अगर आप बारिशी पानी को महफूज ही करना चाहते थे तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये था कि आप जेर जमीन पानी के टैंक बनाने के बजाय ये करते, या एक नवाज शरीफ साहब का प्लान था उस पर अमल करते, और वो प्लान ये था कि लाहौर के 4 कोनों में बड़े तालाब बना दिए जाए। बिल्कुल। अच्छा, उससे होना क्या था, उससे आपकी एनवायरनमेंट में एक खुशगवार तब्दीली आनी थी, आपके मौसम का दर्जा हरारत 1 आध पॉइंट कम हो जाना था, क्योंकि पानी के बड़े रिजर्वायर मौजूद होने थे जिन पर परिंदे आते, आबी परिंदे आते, जिनके अंदर मछली पैदा हो सकती थी, जिनके इर्द गिर्द दरख्त के झुंड लगाए जा सकते थे और जिनको अच्छी तफरीह गाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन आपकी सोसाइटियों ने ही हर जगह नहीं, तो जगह गवर्नमेंट के पास ले ली है, आप गवर्नमेंट के पास अभी भी जगह बहुत है। मैं उस ब्रीफिंग में हसन मौजूद था जिसमें नवाज शरीफ साहब को ये ब्रीफिंग दी गई थी, शाही किला के अंदर वो ब्रीफिंग हुई थी, और नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद हेलीकॉप्टर पर बैठ के पूरे जायजा लिया था। वो 4 पॉइंट्स देखे थे, जिन 4 पॉइंट्स के ऊपर ये रिजर्वायर्स बनने थे, उससे होना क्या था, आपका जेर जमीन पानी का लेवल जो है वो भी ऊंचा होना था। बिल्कुल। और आपने ये जो जेर जमीन पानी के बनाए हैं, इससे बेहतर नहीं है कि आप जो ग्रीन बेल्ट मैं इसी तरह मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, ग्रीन बेल्ट का काम तो आप कर नहीं सके, कम से कम उनको आप रोड के लेवल पे कर दें, ये नहीं आप कर सके। खैर, वाटर आपने सजेशन अच्छी दी है, लेकिन वाटर टैंक भी अगर बन जाए, चले ना कुछ होने से तो हसन बेहतर है ना। आपके पास इस वक्त जरूरत यह है कि आपको किसी ना किसी तरह पानी स्टोर करना। देखें, बारिशी पानी को स्टोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें रावी की, तो रावी पे तो इंडिया ने जितने डैम बना लिए हैं वो खत्म हो चुका है। अब वो नाला कह सकते हैं उसको, दरिया तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह से जब तक इसके लिए प्रॉपर, अब ये एक चलें, आमिर भाई ने कहा, इस पे तनकीद भी की कि ये कुछ और कर लेते इसकी जगह पे। अब अगर कुछ करने जा रहे हैं तो कम से कम इसको नेक नियति से किया जाए और काम ऐसा किया जाए कि जो काबिल इस्तेमाल हो सके ये पानी दोबारा से। और ख़ास तौर पे जो PHA वाले हैं, वो पहले भी ये 2 जो रिजर्वायर जिनका मुझे पता है ये अंडरग्राउंड जो है, उनसे ये पानी लेते हैं और पौधों वगैरह को जहाँ जहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल करना होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। वो बनाए बागों में हुए हैं उन्होंने, वो बागों में ही बनाए, इसीलिए बनाया, बागेजना में इसीलिए बनाया गया था कि उसको वहीं इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से है कि जब तक जो ज़ाया हम पानी इतना कर देते हैं, और ये सिर्फ हमारे लाहौर की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क का ही हमारा हाल है। हमने आज तक रिजर्वायर इंडिविजुअल का मसला है। वैसे मैं आपको बताऊं, हम बड़े लेवल पे तो कहते हैं इकदाम नहीं किए गए, घरों में आप खुद देखें कि आप किस तरह सुबह सफाई के टाइम पर, घरों में आप सर्विस स्टेशन देख लें, हाँ, सर्विस ठीक है, सर्विस स्टेशन पे देख लें, घरों में देख लें अपने कि आप किस तरह पानी का बेदरे इस्तेमाल। वो कौन सा पानी होता है? ज़ेरे ज़मीन पानी। तो इसका मतलब है हमें बारिश का पानी जमीन के अंदर ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल है। देखिए, आप ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल अप करेंगे ना, उसके लिए वही मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 4 अगर वो बन जाते चारों कोनों के ऊपर, बड़े तालाब बनते, और आप अपनी ग्रीन बेल्ट को जमीन से नीचा कर, रोड से नीचे साइड पे कर लेते, तो आपका पानी, यही पानी बारिशी पानी जिसको आप स्टोरेज करने के लिए सीमेंट और कंक्रीट और लोहे के बड़े बड़े टैंक बनाने जा रहे हैं, उससे बेहतर था कि यही पानी जेरे जमीन जाता और जेरे जमीन से निथर कर, साफ होकर, फिल्टर होकर वापस आप तक आ जाता। तो कितना अच्छा काम था। बिल्कुल, ये बात ठीक है इसमें, क्योंकि पहले आप ये देखें कि जब बोर घरों में हुआ करते थे पानी के लिए, तो वो 50 फुट पे बहुत अच्छा साफ सुथरा पानी आ जाता था। और अब तो ये सूरत हाल है कि 300-400 फुट भी करवा लें
तो पानी का लेवल जो है वो इतना और नीचे दूसरा जा मुझे चुका है। बताइए, ये 1100 की बात कर रहे वाटर स्टोरेज टैंक अगर बन गए तो इनकी सफाई के क्या मराहिल होंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप परेशानी मैं इसीलिए क्या मुझीका है, इस किस्म के प्लान्स बनाती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, अच्छा प्लान नहीं देती है। आपने ये जो हमारा हज वाला है एरिया, जो हाजी कैंप वाला, हाजी कैंप वाला, वहाँ पे आपने वो ड्रेन डाले हैं ना, बिल्कुल। तो इसी तरह आप शहर में मुख्तलिफ जगह पे ड्रेन डाल दें, सोसाइटीज के ड्रेन उसमें शामिल कर दें, सोसाइटी से उसके पैसे भी ले लें लोगों का कि आपका ड्रेन वाटर जो है वो जाएगा और लेता है वासा, वो आप उसकी एक फीस मुकर्रर कर दें। इन नालों को आप बारिशी पानी के लिए और फिर उन रिजर्वायर्स तक पहुंचाएं, जो आपने बहुत बड़े रिजर्वायर्स बनाने थे, जो नवाज शरीफ साहब का प्लान था। मेरा ख्याल है उनकी बेटी मरियम नवाज इस वक्त जो है वजीर आला पंजाब है, गो वो यहाँ पे हैं लाहौर में और वो मरी में है 8 दिन के लिए वो आपके साथ सैर करने के। आपने तो बस नाम लेने का कोई बहाना ढूंढना होता है, वैसे प्लान तो जैसे वजीर आला वो है तो आप किसका नाम ले लूं? आयशा का नाम ले लूं? आप तो घूम फिर के बस नाम आयशा का ले लेने लूं? मैं कब नाम लूं? आयशा का ले लूं ना? आयशा का नाम आमिर क्यों भाई को नहीं मैं मुझे बताएं, वजीर आला वो है तो उसका नाम वजीर आला कहने के बाद जब आप मरियम नवाज कहते हैं फिर आपके चेहरे पे खुशी ही लैदा होती है, तो वो मुझे लगता है आप बहाना इंतजार कर रहे होते हैं कैसे मैं नाम लूं। जहां तक रह गई इस प्लान की बात, तो प्लान तो मंजूर हो चुका है, अब अमल दरामद देखे कैसे होता है। सजेशन जो आमिर भाई ने दी नो डाउट अच्छी है, लेकिन हमने तो अब कुछ बेहतरी की तरफ जाना है, ये हो जाए तो चले देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा करना भी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन इसके लिए जो मैयर्स लिए जा रहे हैं, डेडलाइन दी गई थी और अब इस पर अमल दरामद भी शुरू हो रहा है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। हसन, इस पे इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा? ये मुझे लगता है कुछ चीजें जो है वक्ती तौर पर हेलमेट वाली बात ही होगी, मुहिम चलाई और 2 महीने 3 महीने आपने देखा, उसके बाद दोबारा वही कुछ शुरू हो जाता है। ये अगर हम बात करें तो पिछले साल भी ये प्रैक्टिस की गई थी कि जी प्लास्टिक के जो ये शॉपिंग बैग्स हैं ये इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर है ये नुकसान है। सबसे मेन नुकसान इसका ये कि सेहत के हवाले से अगर बात करूं मैं, तो ये जो रिसाइकल वेस्ट है उसी से ये बनते हैं। खाने पीने वाली चीजें आपको मिलती ही इसी में, लोग चने लेके जा रहे हैं, चने हैं, दूध चावल है, लेके बहुत जा सारी रहे हैं, चीजें, सालन दूध लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं और खास तौर पे जब गर्म चने जो खाने की चीजें हैं वो जब इसमें डालेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए तो बेहतर नहीं है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन अब इसको देखना ये है कि इसको आगे किस तरह मजीद लेके जाना है। ये ना हो कि 1 महीना इस पे इम्प्लीमेंट हो और उसके बाद जो है वो फिर से दोबारा से यही प्लास्टिक बैग जो है ये इस्तेमाल इनका शुरू हो आपकी जाए। ड्रेनों की सफाई होती है तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आप प्लास्टिक बैग की वजह से। ये इत्तेफाक अगर आप यहीं से गुजरते हैं रोज, ये जो कॉलेज रोड वाला जो नाला है, ठीक है, इत्तेफाक से कभी देखिएगा कि उसके क्या हालात है। सफाई ये ग्रुप करते नहीं है, उसके अंदर आपको ऊपर शॉपर जो है वो बाकायदा तैरते हुए नजर आते हैं। ऐसी है तो जब हमारे सब्जाजार नाले सब्जाजार नाला आपका सबसे मेन जो है वहां देख लें, तो इसलिए इसका ये है कि इसमें जब तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा हुकूमत की जानिब से और इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं बात हेलमेट वाली या चलान वाली जो भी है, उस तरह से नहीं किया जाएगा ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि जितनी प्लास्टिक की ये चीजें बेचने की दुकानें हैं वहां पे अंदरूनी तौर पे ये अभी भी फरोख्त होंगे। मेरे ख्याल से ये नहीं है कि नहीं जहाँ पे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे ये होलसेल में बिक रहे हैं, आमिर भाई वहाँ क्यों नहीं जाता कोई? अच्छा, अब तो मैं एक नई बात भी आ गई, अब ईरान से भी आ गए हैं यहाँ पे प्लास्टिक कुछ बैग। मैन्युफैक्चर ये जो जिन प्लास्टिक बैग को बैन किया गया, सारे प्लास्टिक बैग एक तो बैन नहीं हुए, पहली बात तो ये जो आपको ईद का मसला बन रहा है, उन्होंने 75 माइक्रोन एक मकदार वो रखती है उसकी मोटाई, उस तक का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो उससे बरीक है जो हल हो सके बासानी, जो टूट जाता है, जो कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद वो डिसॉल्व हो जाता है, वो बैग ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी इन्वायरमेंट को खराब नहीं कर रहा। हाँ, ये भी प्लास्टिक ही है, इसको भी खत्म होना है, लेकिन अभी उन्होंने इसकी उस दर्जा बंदी। आप एक बात बताएंगे, आप बेकरीज पर आपको कपड़े के बैग मिलना शुरू हो गए, हालांकि उसमें भी प्लास्टिक होता है मिल रहे हैं और वो गल जाते हैं, पैसों से मिल रहे हैं, हर चीज पैसों से मिलती है, पैसों के बगैर तो कोई चीज नहीं मिलती। जिसको नहीं चाहिए वो मेरी तरह भाई एक कपड़े का थैला रखे गाड़ी के अंदर, जैसे मैंने रखा है। ये चने की बात कर रहे थे, मैं जब भी चने लेने जाता हूँ बर्तन लेके ये हम अपने बचपन में नहीं, देखते आमिर थे, भाई, वो आप वाली वो टोकरी भी चंद कुछ लोगों मिसालें ने हैं ना। सब्जी के लिए पकड़ी होती थी। आमिर अगर भाई, ये वो चंद मसाले हैं हसन अली साहब, अगर चंद मसाले हैं तो आप टीवी पर बैठकर ये लोगों को बताएं कि ये मसाले भी हैं। यही होना चाहिए। मैं कुलचा लेने जाता हूँ तो रुमाल लेके जाता हूँ, मैं भी ऐसे ही आज करता भी हूँ।
और अगर मैं जिस दिन रुमाल मैं बाहर से जाता हूँ तो वो जैसे घर वाली बताती है कि दही लेके आनी, दूध लेके आना, फलां लेके आना, फमकान लेके आना, तो अगर वो कहते रोटियां नान लेके, तो मेरा तंदूर वाला ऑटोमेटिकली उसको कागज के लिफाफे के अंदर डाल के देता है। वो मुझे उसको पता है कि शॉपिंग बैग को ना करना, ये नहीं ले। आप अपनी आदत बनाएंगे तो बनेगी। और मैं अपने इलाके में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस आदत को अपना रहे हैं। ठीक है। मैंने आज देखा है कि एक शख्स मोटरसाइकिल पर दूध लेने जा रहा था और उसके मोटरसाइकिल के कैरियर के उसके साथ डोल, वो बर्तन जो होता है स्टील का, मौजूद होगा, वो मौजूद था। और दही लेने आया है तो उसने शीशे का प्याला पकड़ा होता है। मैं जाता हूँ तो मैंने शीशे का प्याला। हर चीज प्लास्टिक पे नहीं है। और अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको जरूर करना चाहिए, हमें तावन करना चाहिए। देखिए आहिस्ता 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 ये बिल्कुल ये अपनी सेहत के हार्ड लिए एंड फास्ट नहीं है। अच्छा, मैंने भी कुछ दिन पहले एक मेरे 2 बैग से दुबई से आए थे, वो इसी तरह प्लास्टिक के बैग में थे। सो उनको जब मैंने 2-3 दिन पहले निकाला, आप यकीन माने उस प्लास्टिक बैग को मैं जहां से पकड़ रही थी ना, वो वहां से फटता चला जा रहा था और वो कुछ पाउडर टाइप होता चला। मैं इतना परेशान हुई कि इसको रखा तो बिल्कुल ठीक था। अब देखे ना, उन मालिक में भी तो है ना, क्या आप वहाँ लोग कहते हैं कि चने लेने नहीं जाते? सही बात। आमिर भाई वहाँ इस तरह तो नहीं मिलते ना, दूध लेने नहीं जाते। अब ये ना हम लोगों ने खुद अपनी मिस बना ली। आज से 20-25 साल पहले ये चीजें कहाँ थी? आप सब्जी लेने जाते थे, आपके पास टोकरी होती थी खजूर के पत्तों की, वो तिनको वाली आप गोश्त लेने जाते थे तो उसके लिए एक टोकरी बनी होती थी। और जो आपने गोश्त बांटने वाली वो बात की कि ईद कुर्बा आ गई है, गोश्त कैसे तकसीम होगा, तो पहले कैसे तकसीम होता था? पहले भी बर्तनों में तकसीम होता था। हम अपने बचपन से लेके आज तक ये शॉपिंग बैग की मनुसियत से पहले हमने खुद देखा है रिश्तेदारों के कि घर भी लोग बर्तनों जो में जाता था। जी ट्रे में हिस्से बनाए जाते थे वहां। वैसे उस वक्त तो इतनी गोश्त की फरमानी, इस वक्त वो कंसेप्ट नहीं था जो अब है कि ये हम 10 लोग हैं घर में तो 10 के 10 कुर्बानी करेंगे। रिश्तेदार लड़ाई कर लेते हैं, कम गोश्त भेजेंगे। सादा लोग होते थे जो आपके कुरम होंगे, कुरम समझ ना यार, ससुराली जरे होंगे, उनके घर में रान या दस्त का गोश्त जाना होता था तो वो मुकम्मल जाता, उसको उस पर रुमाल लपेटा जाता था, उसको ट्रे के अंदर रखा जाता था, बड़े प्यार से पहुंचा दिया जाता था और लेने वाला भी खुश, देने वाला। आमिर भाई आप अभी भी इस तरह ही भिजवाते हैं? अच्छा, मेरे हाले कुरम हो मुझे लगता है नहीं, ससुराल से तो आता होगा। वहां से तो आएगा। अच्छा, अभी ये बात अब लोगों को समझाने की बात है कि भाई वो भी तो लोग थे, वो भी जिंदा थे। कंपैरेटिवली बीमारियां इसलिए लोगों को कम लगती थी, नहीं होती थी। आपसे बेहतर एनवायरनमेंट में जिंदा थे, आप क्यों उस एनवायरनमेंट में? और आई थिंक ये जो प्लास्टिक बैग है ना, ये आजकल के मौसम के हिसाब से गोश्त को खराब भी जल्दी करेगा, उसमें हवा नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और मैंने एक दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि मैं जिस किराए के घर पे रहता था, उतली मंजिल में नीचे तंदूर था। वो तंदूर वाला इस प्लास्टिक बैग के अंदर चाय बनाया करता था। वो अपनी सीख के अंदर इसमें पानी डालता था और सीख को तंदूर के ऊपर आके तंदूर तेज कर देता था। ये अच्छा, बहुत ये अनोखा वाकया है, सीरियसली। उसमें वो हमें ये समझने की फिर जरूरत उसी है। शापर में वो पत्ती डालता था, दूध डालता था, चाय बन जाती थी। और एक दफा उसने कहा जी तुसी भी पी के देखो, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा यार ये प्लास्टिक का बैग कहता है नहीं चलेगा। चने पकाता था, वो क्या करता था, वो जो उसके साबुत मसाला होता है ना, जो चनों में उसका जायका तो जाए बट उसके वो इंग्रेडिएंट्स ना जाए, उसको शॉपिंग बैग में डालता था। वो तो अभी भी बहुत सी जगह पे ये चीज है। सीरी पाइप पकाते थे तो मगज जो है तो क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, उसको शॉपर बैग में डालते थे, उसको बीच में फेंक देते थे। अब मुझे बताएं उस दर्जा हरारत पर जिस पर पाए गल जाते हैं, उसमें ये प्लास्टिक का बैग नहीं गलता है। और हम कहते हैं कि जी ये जुल्म है। ये जुल्म आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये जुल्म आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कर रहे हैं, ये जुल्म आप अपने पैसों के साथ कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। और जो शॉपर पे है वो दुकानदार आपको फ्री नहीं दे रहा होता, उसके भी पैसे उसने उसमें काउंट, अपने मुनाफे में काउंट किए होते हैं, किए होते हैं, बिल्कुल किए होते हैं। तो ये तमाम हकीकत जानने के बावजूद आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से आपको खुद से कहीं पर देखें तो आपको खुद ही मना कर देना चाहिए। तो जब सभी लोग इसको तर्क करना शुरू कर देंगे तो फिर ऐसी मुहिमात चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद अपनी सेहत के साथ इंसाफ करने वाले बन जाएंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आई थी तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा था कि गिरां फरोशी, जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बावजूद इसके आज 100 दिन शायद मुकम्मल होने को हैं, कल हो गए हैं, ठीक है। सो आज तक उस दिन से लेके शायद आमिर भाई एग्री करें ना करें, गिरां फरोशी भी हो रही है, जखीरा अंदोजी भी हो रही है, बुनियादी चीजें आवाम से छीनने की कोशिश की जा रही है। दूध दही की कीमत में
इजाफा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आवाम के लिए इस वक्त वबाले जान बनी हुई हैं। क्या करें लोग? आमिर भाई, आप मुझसे ही पूछ लेती सबसे पहले, आप हसन साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो इस वक्त दूध जो है वो 85 रुपये किलो बिक रहा है। मरजार 80 फुट रोड पे एक गरवी के साथ एक गरवी फ्री टेप लगी हुई है, 170 रुपए की गरवी। तो वो आमिर भाई एक गरवी तो के नहीं होगा साथ। ना। अच्छा, आपको पता है वो दूध नहीं है, वो बोल रहा है टेप लगा के, बकायदा स्पीकर लगा के, साउंड सिस्टम के साथ, और एक जगह नहीं है। फिर आप उधर से मुल्तान रोड से मंडी स्टाफ की तरफ से पीको रोड से करने की कोशिश की है, जो कोई दूध मुल्तान है रोड भी कि से नहीं? पीको रोड से आए, मैं कोई लेबोरेटरी है वो नहीं, मैं नहीं, कह रही हूँ आपकी फूड बात अथॉरिटी एक- को। अब ये टेप अगर पूरी आपने सुनी एक है, अंधेरा उजाला ड्रामा होता था, उसमें वो उन्होंने पुलिस वालों ने ना बिल्ली रखी होती थी, उसका नाम रखा होता था लेबोरेटरी। अच्छा, तो जो खाना उन्होंने चेक कराना होता ना, उस बिल्ली को खिलाते थे कि मर गई तो मर। तो मैं लेबोरेटरी नहीं है। हाँ, मैं तो इस पॉइंट ऑफ इस व्यू पर से आए, कह रही हूं, अगर वो टेप इस आप पर सुन आए, रहे हैं, आप खारक तो नाले सब से सुन गुजरे रहे तो आपको वो नजर आएगा, वो गुब्बारे लगे हुए, जोकर लगा हुआ, और उसमें भी लगा होता है कि 170 रुपए की गड़वी, एक गड़वी के साथ खालस मज्जां दा दुध अज लैके आए ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। 170 रुपए की गड़वी, एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री, दो गड़वी के साथ दो गड़वियां फ्री। मुझे पता है, मैं गुजरते हुए सुनता हूँ, क्या आपकी फूड अथॉरिटी ये तो नहीं मेरा पॉइंट गुजरती? है, मैं ये तो कह रही हूँ। क्या आपके सरकारी मुलाजिम नहीं गुजरते? सब और आप गुजरते कहते हैं हैं। महंगाई है। सब पता गुजरते ये कौन लोग पी रहे हैं? अभी पिछले दिनों इतनी बड़ी खबर छपी थी कि इस दूध को इस सारे दूध में डाला ड्रामे, क्या जा रहा सारे है। फ्रॉड, पिछले हफ्ते हमने इसको ग्राफ डिस्कस किया फरोशी था। और ये झूठ। मैं तो कहता हूँ ये ग्राफ फरोशी नहीं है, अगर वो असल दूध है। और मैं आपको हो ही 3-4 नहीं पॉइंट, सकता। एक रोड के ऊपर 3-4 पॉइंट बता सकता हूँ जहां पे ये 170, 160, 180 रुपए की गड़वी बिक रही है। और गड़वी का मतलब किलो नहीं है, किलो से- सवा किलो है, हाँ, किलो से ज्यादा होती है। किलो से ज्यादा होती है। तो अगर वो 85 रुपए किलो के हिसाब से लगाएं तो वो मेरा ख्याल है 70-75 वैसे रुपए दूध किलो। के रेट क्या है? वैसे तो पता असल- नहीं, अगर असल में आप एक पैकेट वाला दूध लेंगे जो डब्बे के अंदर पैक हुआ होगा और फ्रिज में रखा होगा, नीले रंग का डब्बा, तो उसकी कीमत 400 रुपए लीटर होगी। और अगर आप वो जो धूप में कार्नस पे भी रखा हुआ, खराब नहीं होता, वो लेंगे तो उसकी कीमत कुछ और होगी। अगर आप किसी अच्छी दुकान से लेंगे तो वो आपको 200 रुपए में मिलेगा, और अगर आप खुद जाकर भैंस से डायरेक्ट ले लेंगे तो 240 रुपए मिलेगा। 240 रुपए जो मैं लेता हूँ। अब समझ आइए, एफर्ट ये कर- ग्राफ फरोशी इस तरह की नहीं है। ये जो दे दी ना खबर, हमने खबर दे दी, छप गई, आपने तो तबसरा सीएम पूछ साहबा लिया, का बयान लेकिन- कहाँ गया? वो 20 इसमें रुपए जो इजाफा हो असल गया। चीज कौन है- सा 20 रुपए? कहीं 400 रुपए में लीटर बिक रहा है, कहीं 200 रुपए में बिक रहा है, कहीं 180 रुपए में बिक रहा है, और कहीं जनाब 150 भी बिक 70-75 रहा है आमिर भाई। 70-75 रुपए में बिक रहा है। अल्लाह ही रहम करे, किलो। क्या होगा वो? हैं? क्या होगा वो? ये फूड अथॉरिटी, हमारे बच्चे पी रहे हैं प्राइस ना। कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। ये कहीं नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ उस वक्त नजर आएंगे जब इनको अपने लिए कुछ करना होगा। नहीं, वो तो ये वाला दूध पीते ही नहीं है। खैर, वो फूड अथॉरिटी वो में अगर आप मुलाजिम आमिर हो भाई तो मैं आपके घर ओवरऑल में बात खालिस कर दूध रहा आता हूँ। है। मैं उसमें आपके घर में खालिस दूध आता है, आपके घर में खालिस चीजें आती हैं। आपको अगर आप फूड अथॉरिटी में लग जाएं सही, आप किसी तरीके से, अच्छा, चाहे आप क्लर्क ही लग जाएं, तो आपके घर आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहनी फिर खाने पीने की। आपके घर में वो गोश्त नहीं आएगा जिसको पानी लगा होगा, पानी लगा होगा। आपको खुश गोश्त आएगा और अच्छे जानवर का गोश्त आएगा। आपको सब्जी वो आएगी जो टॉप क्लास की सब्जी होगी, उसमें कोई गला सड़ा अंसर नहीं होगा, कोई गंदे पानी की सब्जी नहीं होगी। अगर आप फूड अथॉरिटी में चपरासी और क्लर्क भी लग जाए तो। लेकिन अगर इस तरह से अगर आपने ये कहना है ग्राफ मुझे फरोशी- वाइंड अप की तरफ जाना है। जाएं। सीएम साहिबा का जो बयान था वो बता दें किधर है कि गिराफ फरोशी नहीं ग्राम होती। फरोशी तो मैं किसने आपसे कह रहा हूँ रोकनी है? सस्ती है, देखिए, 85 रुपए किलो मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट आती है, रेट लिस्ट में रेट कम है, हसन, कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं के है। रेट की बात हो रही है। कंट्रोल नहीं है। मैं मतलब कहता हूँ अगर- मन वही मर्जी का बात बेच करो। रहे हैं, आप कह रहे कंट्रोल नहीं है। और मन मर्जी का आप मन मैंने मर्जी। आपको 400 रुपए से लेकर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें गवर्नमेंट खुद 70 इन्वॉल्व है रुपए ना। किलो तक का दूध बता दिया। आमिर अब भाई मुझे इसमें बात कौन कौन सी इन्वॉल्व बात है? है? ना इसमें तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कोई इंतजामिया हार्ड एंड संजीदा फास्ट है। रूल ही नहीं है किसी जगह। इंतजामिया भी संजीदा नहीं है और इस चीज को कंट्रोल करने में फूड अथॉरिटी क्या कर रही है वो भी समझ से बाहर है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आप जी, ट्रैफिक जैम माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह करार दी गई है। 17 शॉकिंग पॉइंट, ट्रैफिक में रुकावट। टीपा ने 2 अरब मांग लिए हैं। टीपा की समझ नहीं आती है, पैसों पे पैसे मांगे जाते हैं। काम मुझे लगता है जिस तरह से होना चाहिए, टीपा की कारकर्दगी उस तरह से नहीं है। ये 17 शॉकिंग पॉइंट देख लीजिएगा आप कि ये पैसे लग के भी यहाँ पर क्या हालात रहते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक की सूरत हाल जो है आई डोंट नो कि क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जहां तक रहेगी माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह,
तो ये एक्चुअली है धुआं छोड़ती गाड़ियां, बार बार ट्रैफिक का ब्लॉक होना, हमारे लिए ये आने वाला टाइम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है। हसन, इसमें ना देखिए ना, सबसे अहम चीज़ ये है कि शहर में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कोई इकदामात नजर नहीं आते। चॉकिंग पॉइंट का जिक्र हुआ है, चोकिंग पॉइंट्स जो है वो शहर में इसी तरह रहेंगे जब तक, ये जैसे 17 से बहुत ज्यादा है वैसे। इसका एक हल है, जैसे निगरान हुकूमत में किया गया था कि सिग्नल फ्री, अब ये अगर हम इस अपनी रोड का, ये मौलाना शौकत अली रोड की बात करें तो ये अब कितना इसका फायदा है कि क्रीम ब्लॉक पे जाके सिग्नल मिलता है, आपको गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, वो उस तरह से नहीं है कि पहले ये होता था यहाँ से निकले तो अकबर चौक पे रुक गए, वहां से फिर, जब तक इस तरह का कोई प्लान नहीं बनेगा ना। अब मैंने रोज जाना होता है अड्डा प्लॉट की साइड से, मुझे 4 जगह पे जाते जाते जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक मिलती है। जहां मेरा सफर जो है वो सुबह के टाइम 40 मिनट का होता है, वहां मैं जब शाम को घर जाता हूं तो मुझे 1.25 घंटा लगता। तो शाम को रश बढ़ जाता है, सुबह इतना रश नहीं होता। तो जब तक हम प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेंगे, और जैसे निगरान हुकूमत में किया गया था कि सिग्नल फ्री रोड्स बनाए गए हैं और उसका बहुत फायदा, उसका वो पैसे लगे हैं लेकिन उसका आप ये देखें बहुत फायदा, जब तक वो उस चीज पे अमल दरामद नहीं होगा और इन सड़कों को सिग्नल फ्री करने के साथ साथ इसमें सबसे अहम चीज एक और है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक प्रॉपर और अच्छी नहीं बनेगी। लगी थी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रैफिक जैम, तो ट्रैफिक जैम के अलावा ये ट्रैफिक का हर रोज बढ़ना भी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आमिर भाई भी इस पे कहेंगे। अब जैसे आप बाहर जाते हैं, इंग्लैंड चले जाएं, लंदन चले जाएं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी बेहतर है इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी, लोग मेट्रो यूज करते हैं, अपनी गाड़ियां स्टेशन पे खड़ी करते हैं, जो इनके पार्किंग स्टैंड है वहां पे, वो वहां करते हैं। इस तरह की चीजें जब तक नहीं होंगी ना हमारे, तो तब तक ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो सकता। 1 मिनट रह गया। आमिर भाई, आपको लगता है कि ये चॉकिंग पॉइंट्स इसी तरह रहेंगे जब तक आप लोग जो है सख्ती नहीं करेंगे, जो इशारा काटते हैं। और दूसरा तजावजात सबसे बड़ा मसला है। ये इन्होंने सिग्नल फ्री की, तो ये जोहर शादी हाल के पास आसपास जितने कार वाले डीलर्स हैं वो अपनी गाड़ियां निकालते हैं, मेन रोड पे फुटपाथ पे चलाते हैं, खड़ी कर देते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। कोई उसको उठाने वाला है नहीं है। तो ये जब तक आप ये मसले हल नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप सिग्नल फ्री रोड बनाकर भी आप सुकून में रहेंगे। ट्रैफिक लेकिन आमिर भाई फिर भी बहुत फर्क पड़ा पहले की निस्बत, अगर देखें होगा तो बहुत भाई। फर्क पड़ा। मुझे बताएं, ये आपके रोड के ऊपर जो ये इशारा है, ये वाला तो खैर, इसको तो शायद बिल्कुल ऐसे ये तजावुजात जब तक नहीं हट सकती हैं, और थोड़ी सी रोड सेंस भी आवाम में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर अगर आप कहीं पे सिग्नल पे रुकेंगे नहीं तो मसाइल तो वैसे के वैसे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आएंगे। एक बार फिर से स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज कुछ बहुत अहम चीज़ें हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जब परेशानी सर पे आ जाती है तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अपने बच्चे की डेवलपमेंट के साथ मॉनिटर करनी पड़ती हैं। कुछ माइलस्टोन होते हैं कि अगर आपका बच्चा 4थे महीने में है, 6ठे महीने में है, 8वें महीने में है, 1 साल का हो गया, तो उसको क्या क्या कुछ करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर उसको आपने डील कैसे करना है, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, क्या चीज़ें आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है। आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि अगर आपका बच्चा क्रॉलिंग लेट कर रहा है, अगर आपका बच्चा स्पीच लेट कर रहा है, अगर आपका बच्चा आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा, आगे से आपको रिएक्शन नहीं दे रहा, आपके बुलाने पर वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो ये चीज़ें हम नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। क्या ये चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल पेडिशन प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बच्चा पैदा हुआ, सो हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो जो एक घर में आम रवैये होते हैं ना कि आप सुनी सुनाई बातों को लेकर चलते हैं, हमारे बच्चे ने इतने महीने में ये किया था, ये किया था, ये किया था। नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर हमें कब से मॉनिटर करना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए ना, नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर तो पैदा होने से ही मॉनिटर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा ठीक से दूध पी के पैदाइश पे सो जाता है तकरीबन 18-20 घंटे, तो उसका मतलब है सही है, ठीक है, रोता नहीं है गैर ज़रूरी, फीड के वक़्त रो लिया या पैम्पर गंदा हुआ तब भी, ये तमाम चीज़ें आप देखते जाएंगे, वो ठीक रहा। खुद ही माँ बाप को एहसास हो जाता है उनका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा रोता है,
फिर वो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, कभी कोलिक है, कभी कुछ और है, कभी कुछ भी नहीं है, बस रोता है। तो ये तमाम चीज़ें देखनी है। सकिंग कर रहा है कि नहीं, चाहे वो बॉटल की है चाहे वो ब्रेस्ट की है, कि क्या उस बच्चे में सलाहियत है करने की। उसके बाद अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या वो 2 महीने पे बच्चा उल्टा लेटाते हैं तो थोड़ा सा गर्दन को ऐसे ऐसे करता है कि नहीं करता, उठाता है कि नहीं उठाता, ज़रा सा। और फिर क्या वो बच्चा आपकी तरफ देखता है कि नहीं देखता, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लस स्माइल करता है कि नहीं करता 2 महीने पे। अच्छा। जब माँ बच्चे को देख रही है और वो स्माइल कर रही है तो वो क्या स्माइल कर रहा है, या वो बस जब कई दफ़ा पेरेंट्स से ये बात पूछते तो वो कहते हैं कि वो खुद ही स्माइल तो वो करता रहता है। वो स्माइल नहीं मैं कह रही, मैं रेसिप्रोकल स्माइल जैसे कहते हैं ना, आपके रिस्पॉन्स में उसने क्या स्माइल की। इसी तरह अगर बच्चा आप देखते हैं कि सुन रहा है कि नहीं आपकी आवाज़, अलर्ट हो रहा है कि नहीं, बाय 4-5 मंथ्स बच्चा आपके साथ गिगल करता है, कू करता है, गपशप एक तरह से चल रही होती है, हंसता है, खिलखिलाता है, वो तमाम चीज़ें पेरेंट्स को मॉनिटर करनी है। ठीक है। और अगर कहीं उस ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता कि बच्चा नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि ये रजू किया जाए, डॉक्टर से पूछा जाए कि उसका हेयरिंग टेस्ट किया जाए। और हेयरिंग टेस्ट के जो फर्स्ट पैरामीटर्स हैं वो तकरीबन 8 से 9 माह पे हेयरिंग टेस्ट होता है, जो फॉर्मल हेयरिंग टेस्ट आप कहते हो। उस पर बच्चा डिस्ट्रैक्शन टेस्ट हम उसे कहते हैं, उस पर बच्चा मुड़ के देखता है, सामने भी एक बैठा होता है टेस्टर और पीछे डिस्ट्रैक्टर, तो मुड़ के देखता है अगर वो डिस्ट्रैक्ट करता है तो। इसी तरह इस सारे असना में वो बच्चे ने क्या क्रॉल करना टाइम पे शुरू कर दिया, जो कि तकरीबन 8 महीने पे बच्चे को क्रॉल करना चाहिए। क्रॉल करने के जैसे आपसे पहले भी बात हो रही थी, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्रॉल ही करे, बच्चा क्रीप भी करता है जिसे हम फौजी स्टाइल कहते हैं, बच्चा बॉटम शफल भी करता है जिसे हम फुदकना कहते हैं। और अगर बच्चा फुदकता है या क्रीप करता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्रॉलिंग की ही किस्म है। और तकरीबन 1% बच्चे इस तरह कर सकते हैं। ये वो हैं जो थोड़ा सा कभी लेट भी चलते हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर बच्चा 13-14, वैसे तो 12 महीने पे बच्चा चल पड़ता है, तो अगर 13-14-15 पे नहीं चल रहा तो मेरा पेट क्वेश्चन होता है कि क्या उसने क्रॉल किया था, तो कहते हैं नहीं जी क्रॉल तो नहीं किया था, लेकिन वो रोल कर जाता था, वो बॉटम शफल कर जाता था, फाइन, तो ज़्यादा चांस है कि वो, मगर उसमें भी एहतियात ये है कि अच्छा आपका बच्चा खड़ा हो रहा है तो उसको इस तरह के किसी टेबल के अराउंड चलने की तरगीब दें। वो फिर खड़ा होता है। लोग वॉकर का यूज़ करते हैं डॉक्टर साहबा, वो इफेक्टिव है? मैं उसको डिस्करेज करती रही सारी उम्र। उसकी वजह यह है कि कई दफ़ा पेरेंट्स 8-9 माह की उम्र में बच्चे को उसमें डाल देते हैं वॉकर में, उनके नीज़ ने अभी अपना बोझ उठाना नहीं सीखा होता। अच्छा। तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जबकि ऐसी किसी टेबल के अराउंड जहां आप खुद भी मौजूद हो, पीछे कोई टॉय रख दें उस कोने में, और वो बच्चा यहाँ से उसके साथ, जिसे हम कहते हैं क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर करते हुए वहाँ पहुँचे, तो वो अपनी टांगों पे जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसे पता लगेगा ओहो मैं बगैर भी जा सकता हूँ। इट्स मच बेटर कि वो क्रॉल में पूरा दिन, और वो कई दफ़ा वॉकर में पूरा दिन फिरते रहते हैं, लेट वॉक करते हैं, उन्हें पता लग जाता है। ये भी एक तरीका है। तो हम बच्चे को शुरू से ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक एड जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह फिर बोलने पे अगर आप आ जाएं तो डॉक्टर साहब माजरत बोलने पे मैं आऊंगी। घर में क्योंकि रिवायत ये होती है, लोग कहते हैं अच्छा इस बच्चे की शुरू से मालिश नहीं टांगों की गई इसीलिए ये लेट चल रहा है। ये वो बहाने हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो हमें पता चलता है। अच्छा कंपैरेटिवली कहते हैं हमने तो बच्चे की मालिश बहुत की थी टांगों की, क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं? नहीं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करती और मालिश हमें करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। मेरा ख्याल है कि अगर आप चरिंद परिंद और इंसान सबको कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान का बच्चा होता है, जो कि सबसे लेट इंडिपेंडेंट होता है। और इनको हमें नहीं पता कि उनके किस तरह के जॉइंट्स हैं बच्चों के, हमने किस जगह पे ज़्यादा ज़ोर किस पे कम लगाना है। अगर बहुत शौक़ है और वो करना भी चाहिए तो आप बच्चे को जब नहला के थोड़ा सा तेल लगा के अगर ऐसे मल दें, कोई ज़रूरत नहीं है मालिश करें उसको स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल भी नहीं। वो तो ये हमने बातें सुनी है कि उससे बच्चा फ़ौरन जल्दी चलने लग जाता है, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। आप देखें ना, खुद आप सोचें कि हमारा जो कोई
दबा लें अगर आप कभी, और आपको कोई दबाने वाले ने सख्ती से दबा दे तो वो आप कहते हैं हाय, बच्चा तो बेचारा ये भी नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा रोएगा, और अगर वो वैसे ही रोता है मालिश हो या ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सख्त हाथ लग। बिल्कुल। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं या बुजुर्ग घर वाले, वो कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत जेंटल करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कुछ भी जेंटल नहीं है, बहुत ही नाजुक हड्डी है उनकी कि अगर हम उनको इस किस्म की कोई तरगीब करें तो। बिल्कुल ऐसी है। अब स्पीच पे आ जाएं, स्पीच की प्रॉपर टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसको मॉनिटर कैसे करना चाहिए, कौन सी एज से हमें बच्चा जो है वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलने चाहिए उसको? देखें जो 2 मंथ्स पे जो सोशल स्माइल है ना, वो एक तरह से कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी है। अच्छा। और जब बच्चा पैदा ही होता है तो वो क्या करना शुरू करता है, वो ह्यूमन फेस का रिगार्ड शुरू कर देता है। तो आंख खोल के आपने फीड कराया वैसे देखता है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, वैसे देखता है आंख खोल के। सबसे पहले वो अपनी माँ को या जो भी केयर गिवर होता है उसका चेहरा पहचानता है। 2 महीने पे वो स्माइल जो रेसिप्रोकल देना शुरू करता है वो सबसे पहले माँ और केयर गिवर को देना शुरू करता है। ये कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है। उसके बाद ये 5-6 महीने पे आ, ये वोकलाइजिंग तो 2 महीने पे शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें ये ज़्यादा ज़रा जिसे हम कोइंग कहते हैं वो शुरू हो जाता है, वो रेसिप्रोकल गपशप शुरू हो जाती है। 6 to 10 मंथ्स पे बैबलिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बब्बा बब्बा दा 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 दा। और हम स्पेसिफिकली एज डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिशियन जो सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा मम्मा बाबा के अलावा कुछ कहता है? उसकी वजह है क्योंकि ये बैबलिंग से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। अच्छा। तो जब हम कहते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बोलता है जिसका कोई मतलब निकलता हो, तो अक्सर पेरेंट्स का जवाब होता है मामा बाबा दादा। नो, इट हैज़ टू बी दुद्दू मम, चाहे उन्होंने कोई नाम दिया हो, पानी को मम कहते हो, वो मीनिंगफुल वर्ड है जो हम चाह रहे होते हैं। और वो तकरीबन 1 साल पे एक रफ सी गाइड है कि पहले साल पे फर्स्ट ईयर पे 1 वर्ड, 2 वर्ड्स 2 years, 3 words 3 years। ठीक है। इससे पहले हो सकता है बिकॉज इट्स अ रेंज। ये बिल्कुल नहीं है कि A B C तीनों बच्चों ने इकट्ठे किया, नहीं। कोई बच्चा जैसे चल जल्दी जाते हैं, 1 साल पे नहीं सिर्फ चलते, 10 महीने पे भी बच्चे चलते हैं। इसी तरह बोल भी बच्चे 11 महीने पे फर्स्ट वर्ड या 10 महीने पे भी फर्स्ट वर्ड कह देते हैं। तो जब ये नहीं हो रहा, उसके बाद कम्युनिकेशन की एक और चीज़ है, जैसे पॉइंटिंग, चीज़ों को पॉइंट करना। पहले आप उनको दिखाते हैं 6 महीने ऑनवर्ड्स, एंड बाय 14 मंथ्स और 15 मंथ्स वो आपको दिखाते हैं एरोप्लेन या कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पीच, दैट इज़ कि उसने समझा क्या और आपको बताया क्या। तो और कई दफ़ा इसको जैसे पॉइंटिंग है, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर ये बच्चे सारी चीज़ें कर रहे हैं तो फाइन, लेकिन अगर बच्चा 3 साल की उम्र तक 3 लफ्ज़ भी ज्वाइन नहीं करता तो प्रॉब्लम है। 2 साल की उम्र तक ये लास्ट एक तरह से सीलिंग है। 2 लफ्ज़ भी ज्वाइन नहीं करता तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसके लिए रुजू करना चाहिए डॉक्टर से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये क्या कोई बीमारी होती है? क्योंकि हम तो इसको बिल्कुल नॉर्मल ले रहे होते हैं कि अच्छा जेनेटिक भी है, इसका भाई भी लेट बोला था, इसकी बहन भी लेट बोली थी, बच्चा ज़्यादा लेट हो रहा है और हम इसको जो है वो बॉदर नहीं कर रहे हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे का कितना ज़रूरी है कि वो प्रॉपर बोले? देखिए बहुत ज़रूरी है। आपको ख़ुद पता है कि अगर हमारे मुंह पे टेप लगा दी जाए और हमसे कहा जाए सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखो और बोलना मना है, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे। बिल्कुल। तो जब बच्चे देख रहे हैं और अगर वो बच्चे वो हैं जो समझ भी रहे हैं लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे ज़्यादा तो वो जाके अपने जो उनके एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनको ठुकाई भी कर सकते हैं। घर में क्या करते रहे वो अलग बात है। तो इसलिए उनका बोलना बहुत ज़रूरी है जाने के लिए। दूसरा सवाल आपका ये कि जब वो क्या था सवाल, दोबारा बताएं। स्कूल जाने से पहले हाँ, तो वो बोलना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, ऑटिज्म क्या इन्हीं में से कुछ निशानियां ऑटिज्म की होती हैं? क्योंकि बच्चा नॉर्मल खा पी रहा है, बच्चा घर में चल फिर भी रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्लो है। सो क्या ये जो हमने सब चीज़ें डिस्कस की हैं, ये कुछ निशानियां हैं इसमें से? देखिए, इसमें ऑटिज़म एक मखसूस प्रॉब्लम है।
हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अगर फ़र्ज़ करें बच्चा बोल नहीं रहा, स्पीच डिले उसमें भी होता है? नहीं, हाँ, उसमें स्पीच डिले हो सकता है, ठीक है। मगर कई दफ़ा नहीं भी होता। अच्छा। उसमें और भी चीज़ें होती हैं। ठीक। लेकिन जो बच्चे में जो एक्सप्रेस करने की ताकत है, एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ एंड रिसीविंग सिग्नल्स, दोनों होने ज़रूरी हैं। ठीक है। कई दफ़ा बच्चे समझ सब कुछ रहे होते हैं, हाँ। नहीं, सुनना एक चीज़ है, सुनना एक चीज़ अच्छा, है, understand समझना भी कर दूसरी ठीक चीज़ है। है। आप उससे कहें कि दूसरे कमरे से जूते ले आओ, वो जाता है जूते ले आता है, लेकिन बोल नहीं सक रहा। अच्छा। तो इसका मतलब है उसकी समझ, उसके बोलने की सलाहियत से उसके समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिनको हम एक्सप्रेसिव स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। ठीक है, उनमें समझ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि समझ भी उतना अच्छा नहीं रहे, बोल भी उतना अच्छा नहीं रहे, लेकिन उनकी बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, उनके बिहेवियर्स अच्छे हैं, उनको हम डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। तो मुख्तलिफ स्पीच के भी मुख्तलिफ वो हैं। डॉक्टर साहब, आप ये तो पेरेंट्स को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, और क्या हम स्कूलिंग इन बच्चों की नॉर्मल बच्चों के साथ कर सकते हैं? ये बच्चे कोई प्रॉब्लम? जो एक्सप्रेसिव स्पीच के और जो DLD के बच्चे या सोशल कम्युनिकेशन के माइल्ड बच्चे, वो बिल्कुल जा सकते हैं नॉर्मल स्कूल में। ऑटिज़म वाले भी जा सकते हैं। ऑटिज़म के साथ मुख्तलिफ इन तमाम चीज़ों से ये है कि उसमें ना सिर्फ ये कि कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये सिर्फ स्पीच नहीं है, स्पीच नॉर्मल हो सकती है, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, वो अपनी बात उस तरह समझा नहीं पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है तो उसको ऑटिज़म नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ ये चीज़ नहीं है, उसका इंटरेक्शन कैसा है, उसका बिहेवियर अपने गिरदो नवा और अपने साथ वालों के साथ कैसा है, ठीक है, और फिर उसके सेंसरी इश्यूज कैसे हैं, क्या वो बहुत सेंसरी में हमारे 5 जो हवासे खमसा हैं वो सब आते हैं। उसमें टेक्टाइल है, उसमें विजन है, उसमें हेयरिंग है, उसमें टेस्ट है और स्मेल है। ठीक है, तो जब आप कहते हो ना कि हमने हेयरिंग टेस्ट कराया था, पेरेंट्स अक्सर आते हैं, वो कहते हैं जी हेयरिंग तो बिल्कुल ठीक है उसकी, या कई दफ़ा हेयरिंग टेस्ट नहीं भी होता, कहते जी हमारी आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन बेल आती है तो फटाफट भागा भागा यही जाता है, या टेलीफोन की बेल पे बहुत रिस्पॉन्सिव है, तो इसका मतलब है कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि क्या है। प्लस इनमें रेपिटेटिव चीज़ें होती हैं, फिक्सेशंस होती हैं। सो ऑटिज़म इन इटसेल्फ सिर्फ बोलने पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये होगा तो ऐसे होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखें, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि जो आपने शुरू में कहा, मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और इस मॉनिटरिंग में उन्होंने उन तमाम चीज़ें, माँ बाप के दिल पे ना एक तरह का मॉनिटर लगा होता है, और वो शुरू से अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस मॉनिटर में माँ बाप को पता लग जाता है, ख़ास तौर पे माँ को, वो बार बार कह रही होते हैं मुझे लगता है इसमें ये कमी है। वो जो आपने शुरू में बात की ना कि वाले से कहते हैं नहीं नहीं फ़लाँ भी लेट बोला था, देखें करने में दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसको कह दिया जाएगा ये ज़रा कर लो, जैसे ये चलने पे मैंने बता दिया। ज़रूरी नहीं हर बच्चा थेरेपी में जाए, हर एक को प्रॉब्लम ही हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर प्रॉब्लम है तो टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली रेफरल मैटर अ लॉट, क्योंकि उसके बगैर आप बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके नहीं चल सकते हो। जब आपका देख लेते हैं वो डॉक्टर्स, तो फिर वो आपको ठीक से बता भी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे जहन में क्योंकि आया, बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा इशू चल रहा होता है तो वो ये समझते हैं कि उन्हें हिफाजती टीकों का कोर्स नहीं कराना, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, कहीं इसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जाते जाते ये भी वाजे कर दीजिएगा, इन स्पेशल बच्चों में इससे तो कोई कमी या कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। MMR के साथ बहुत एक ज़माने में हवा चला था, बिल्कुल वो ऑब्सोलीट बात है। रिसर्च ने साबित किया कि इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी वैक्सीनेशन का। इनफैक्ट वैक्सीनेशंस ना कराएं खुदा ना खास्ता, और इन्हीं बच्चों को मीज़ल्स हो जाएं या पोलियो वाले ना कतरे पिलाए जाएं और पोलियो अल्लाह ना करे हो जाए, तो फिर हमारे लिए तो मुश्किलात और बढ़ गई ना, हो जाती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद लोग जो कि रास्ता तलाश करते हैं कि अगर एजुकेशन के लिए जाना है तो हमें आसानी किस तरह से हो सकती है। पहले बात होती थी जी कि आपने आइल्स का टेस्ट देना है, उसकी तैयारी करनी। कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल मरहला लग रहा होता था, कुछ लोग बहुत आसानी से तैयारी कर लेते हैं। अब इसके ऑल्टरनेट क्या आ चुके हैं, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं, बासित अहमद, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आजकल कोशिश हर किसी की होती है आला तालीम का हुसूल हो। कुछ लोग कोर्सेज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग जाके कोर्सेज़ के बाद वहाँ जॉब के मुतलाशी होते हैं। तो जाने का एक जो रास्ता आसान था वो लोग आइल्स की तरफ जाते थे। मुझे बता दें अब इसमें आसानियाँ किस तरह से आ गई हैं? देखिए आइल्स को अगर हम देखें वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। अब बाहर जाने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो अपने स्किल की बेस पे बाहर जाते हैं, कुछ एज अ स्टूडेंट बाहर जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में वो एज अ स्टूडेंट बाहर जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट अब वीज़ा अप्लाई करने के लिए या एज अ स्टूडेंट आपको किसी भी कंट्री में मूव करने के लिए सिर्फ आइल्स एक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, ठीक है, प्लस उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है। तो आपने दोनों मीट करनी है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो हमारी ऑब्वियसली जो डिग्री है प्रीवियस इंटर किया हुआ है तो उसमें परसेंटेज मैटर कर रही होती है। अगर बैचलर्स है तो उसमें आपका CGPA मैटर कर रहा है, उसकी कन्वर्जन परसेंटेज मैटर कर रही होती है। अब पैरेलल टू दैट उसके साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ टेस्ट्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो आइल्स के एग्ज़ाम की है, ठीक है। और ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। मीन्स कि आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। मीन्स के फॉर इंस्टेंस आइल्स में 9 बैंड्स होते हैं, ठीक है। मास्टर्स के लिए आपको 6 बैंड्स 6.5 बैंड्स डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बैचलर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। अगर कोई पाथवे प्रोवाइडर के थ्रू अप्लाई कर रहा है, फाउंडेशन में जा रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट और थोड़ी सी कम है। तो ये वेरी कर रहा होता है कि आपको अच्छा, सभी लोग क्या इसकी तैयारी कर सकते हैं? कुछ लोग बड़ा डर रहे होते हैं कि जी हम तो तैयारी कर नहीं सकेंगे। वो क्या कोई इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस ज़रूरी होती है, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता है? देखिए आइल्स की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली तो ये इंग्लिश का स्किल टेस्ट है, ठीक है। मीन्स कि ये अंग्रेजी आपको आती कितनी है। मीन्स के लोगों को एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्या अच्छा अगर हम फ्रीक्वेंट अंग्रेजी बोलने वाले ही बस जा सकते हैं? नहीं, जिन्होंने आइल्स मीन्स कि इंग्लिश अगर पढ़ी हुई है, मीन्स कि फॉर इंस्टेंस अगर मैट्रिक वाला स्टूडेंट है हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वो लेवल्स वाले इंग्लिश पढ़ते हैं, A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके अलावा इंटर वाले इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जितनी अंग्रेज़ी आपको आती है उसको चेक करने का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर बैचलर्स वाला स्टूडेंट होगा और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वेल स्पोकन भी है, उसकी राइटिंग पे कमांड है, रीडिंग पे कमांड है, लिसनिंग पे कमांड है, तो ये बेसिकली आइल्स ये आइडेंटिफाई करके ये बताता है कि वो एग्जैक्टली जो स्टूडेंट है वो आउट ऑफ 9 स्केल वो कहाँ पे फॉल करता है। सो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जिसकी इंग्लिश जितनी बेहतर होगी उसका उतना ज़्यादा स्कोर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप बेहतर स्कोर हासिल करने के लिए कुछ की पॉइंट्स में आपसे जानना बिल्कुल ऐसी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप देखें जो इंसान सुनता है वो बोलता है जी। मीन्स कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो लोग मीन्स के सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। तो इसी तरह शुरू से हमें जब ये सिखाया जाता है, मैं उसके एक एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी अक्सर बताता होता था कि अब बच्चा पैदा हुआ, हमने उसको शुरू से सिखाया बेटा मम पीना है। अगर हम उसको शुरू से ये कहेंगे बेटा पानी पीना है तो वो कभी भी मम वाली साइड पे नहीं जाएगा, वो पानी वाली साइड पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह शुरू से ही अगर आप इंग्लिश सुन रहे हैं और जिस तरह की सुन रहे हैं उसी तरह की फिर आप बोलते भी हैं, उसी तरह की फिर आप लिखते भी हैं, उसी तरह की फिर आप पढ़ते भी हैं। तो ये सारा जो बेसिकली मैटर है ये सारी ग्रूमिंग का है। मीन्स कि आप शुरू से कितना इंग्लिश के अंदर इन्वॉल्व हैं और कितना आप इस लैंग्वेज के अंदर इन्वॉल्व हैं। मीन्स कि हम पाकिस्तान में रहते हुए ऑब्वियसली हमारी उर्दू जो है वो एक कौमी ज़बान है, हमें उसको हर तरह से प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंग्लिश के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो ये आइल्स क्लियर करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं? देखिए आइल्स क्लियर करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़
हर तरह से अवेलेबल होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप एकेडमिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को जब मीट करते हैं तो आप किसी भी कंट्री में जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इवन कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने भी आइल्स मैंडेटरी कर दिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स अब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर मास्टर्स डिग्रीज। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आपका होराइजन ब्रॉड हो जाता है और आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। सही। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि इसके लिए क्या कोई एज की लिमिटेशन भी होती है, कोई जेंडर की लिमिटेशन? टू बी ऑनेस्ट कोई एज एज सच लिमिटेशन नहीं है, कोई जेंडर लिमिटेशन एज सच नहीं है। जब हमारा एक स्टूडेंट जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लियर कर लेता है या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लियर कर लेता है, वो एलिजिबल हो जाता है आइल्स के एग्ज़ाम के लिए। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं पाकिस्तान में, जिसमें सबसे टॉप पे ब्रिटिश काउंसिल है, IDP है, AU है, उसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं और वही आपको रिज़ल्ट्स देते हैं जो कि 110% हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा तैयारी करने का तरीका ये है कि देखें, कोई भी ज़बान है उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, मीन्स कि उसमें लिसनिंग है, सुनना है, रीडिंग है, पढ़ना कैसे है, राइटिंग है, लिखने का है, स्पीकिंग है, बोलना है। तो ये अलग अलग उस लेवल को असेस करने का ये एग्ज़ाम है, इसके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आप ओवरऑल जब इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। लिसनिंग का क्या, जितना आप सुनेंगे उतना आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और जिस तरह का आप सुनेंगे फिर उस तरह का आप बोलेंगे। आपके पास कितनी ऑप्शन होती है, कितनी टर्न में आप आइल्स में अपीयर हो सकते हैं? इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है सच, आप जितनी मर्जी दफ़ा आप आइल्स में अपीयर हो जाएं। क्योंकि देखें ना, फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, उसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट ही 6.5 ओवरऑल है या विद नो बैंड लेस दैन 6 इन ईच ऑफ द मॉड्यूल्स है मास्टर्स के लिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर उसका आइल्स का स्कोर नहीं आता तो वो रिपीट कर सकता है आइल्स, उसमें वो कभी भी रिपीट कर सकता है। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि हम जब ये क्लियर करके बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, सो एजुकेशन कुछ लोग हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट जॉब की तरफ मूव करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको आइल्स किस टाइप का चाहिए, क्योंकि आइल्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर इंस्टेंस एकेडमिक आइल्स की तरफ आप जाते हैं, मेरे ख्याल से फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? बिल्कुल, मेरा सबके लिए ये है कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आप कहीं ना कहीं पे इंग्लिश को ज़रूर साथ लेके चलें, क्योंकि हमें उसको मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर है। ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे भी जज किया जाता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को देख के, हालांकि वो एक आपकी इंटेलिजेंस वाला फैक्टर नहीं है कि अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छी आएगी तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे आपकी ग्रूमिंग में कंट्रीब्यूट करता है, आपके करियर में कंट्रीब्यूट करता है, आपके जो फर्दर गोल्स हैं, आपके प्लान्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आजकल, मैं बरूने मुल्क को ना पाकिस्तान जाना है, देखिए ये कम्युनिकेशन का एक ऑब्वियसली ज़रिया है और ये इसको बिल्कुल एंडोर्स किया जाता है हर जगह। बिल्कुल आपने सही कहा, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।